Hello, good morning friends. I am back for talking to you about a good feeling, attachment and composition for animals. Animals are also creatures and we have no right to kill or harm them. They need our love or care. Then in this story, we will read how animals save our life and sometimes they fell down in danger for us themselves. And when they became so royal for us that they can die for us. In this story, when we read the story, we will know that there is a Jodi. He is a little child and a little fawn. Doze child, doze baby को आप fawn कह सकते हो. Doze baby. And Jodi's father. Who is Jodi here? Jodi is a little boy whose father was bitten by a rattlesnake. Rattlesnake means a poisonous snake. After that, it's a very dangerous situation, and they use the liver and the heart of a dog for drawing out the poison. उस poison को बाहर निकालने के लिए वो dog का liver और heart use करते हैं, and for using the liver and heart, they have to die. They have to kill dog. Dog has a little baby, fawn. FAWN, fawn means हिरनी का जो बच्चा होता है. It has a little baby. But after that, killing the dog, what will happen to the little fawn? It will be alive or die. For knowing all the matter, we have to read this interesting story, and in this story you will know about the totally attachment for animals. And it's the 6th chapter of Honeydew, named This is Jodi's Fawn. It's written by Marjorie Kinnan Rawlings. Let us read. Chapter 6. This is Jodi's Fawn. Often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? अक्सर जब हल्का सा हमें कट लग जाता है या हल्के से हम जल जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाने की बजाय, इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर मीन्स डॉक्टर के पास दौड़ने की बजाय, डॉक्टर के पास जाने की बजाय हम क्या करते हैं, हम घर में ही जो अवेलेबल थिंग्स होती हैं उन्हीं से अपना क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स करते हैं, मतलब जिससे हमें जल्दी और एक प्रभावशाली इलाज हमारा हो सके. कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर? क्या आप ऐसे कुछ होम रेमेडीज़ यानी कि घरेलू नुस्खे, क्या आप ऐसे किसी घरेलू नुस्खे के बारे में बता सकते हो? सपोज कीजिए आपकी नी पर कट लग गया है, आपकी जो आर्म है वो जल गई है, या बी स्टिंग, मधुमक्खी ने आपको काट लिया है. स्टिंग में तो होता है डंक मारना. इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय ए रेटल स्नेक. इस स्टोरी में जोडी के जो फादर हैं उनको एक रेटल स्नेक ने काट लिया था. रेटल स्नेक मीन्स ये बहुत ही पॉइजनस स्नेक होता है और इसको आप अमेरिकन स्नेक भी कह सकते हो. ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रा आउट द पॉइजन. जब उनको काट लिया जाता है वो जल्दी से एक डो को मारते हैं. डो मतलब होता है मादा हिरण. उसको मारते हैं हिरनी को, और क्या करते हैं कि उसके हार्ट और लिवर को यूज़ करते हैं. किस लिए यूज करते हैं? टू ड्रा आउट द पॉइजन. पॉइजन को निकालने के लिए वो एक हिरनी के लिवर और हार्ट को यूज करते हैं. जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फाउन लेफ्ट विदाउट अ मदर. जोडी जो एक छोटा बच्चा है वो सोचता है कि अब क्या होगा उस छोटे से बच्चे, फाउन में होता है जो हिरनी का जो बच्चा होता है उसे हम बोलते हैं फाउन. तो सोचता है कि वो जो भाई उसकी माँ को तो मार दिया है, उसका हार्ट और लिवर यूज किया था ड्राउट पॉइजन के लिए, लेकिन अब उस छोटे बच्चे का क्या होगा? वह अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा?
it's the first comprehension of the chapter. First comprehension. Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn. जोडी के जो मन में है, जोडी जो है उसी हिरनी के बच्चे के बारे में, उसी फाउन के बारे में सोचने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर है. बार बार उसके माइंड में वही सब चीज़ें चलती हैं. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. वह अपने माइंड से इन सब बातों को नहीं निकाल सका. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स. वह सपने में भी क्या देखता है कि उसने अपने आर्म्स में, अपनी बाहों में, अपनी बाजुओं में किसको ले रखा है? उस हिरनी के बच्चे को. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड. वह टेबल से वहाँ से खिसकता है, उठता है वहाँ से, और अपने जो उसके फादर जहाँ पर लेटे हुए हैं, पिता उसके फादर के जो बिस्तर हैं, बेड है, वहाँ पर वो जाता है. पेनी ले एट रेस्ट. पेनी जो है, यानी पेनी मतलब उसके फादर, आराम करने के लिए वहाँ पर लेटे हुए हैं. हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर. उसकी जो आंखें हैं वो खुली थी और बिल्कुल साफ थी. बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड. पीपल मीन्स होता है वैसे शिष्य, और एक मीनिंग होता है पुतलियाँ. आँख के अंदर जो ब्लैक कलर के गोल गोल होते हैं सर्कल में, उनको बोलते हैं पीपल्स. लेकिन जो उसकी पीपल्स हैं, जो आँखों की जो पुतलियाँ हैं, वो अभी बहुत ही काली, अभी भी काली थी और फैली हुई थी. डिलेटेड मीन्स फैलना, स्प्रेडेड. अब मतलब कि वो डरा हुआ है, अब भी उसको हल्की सी दहशत है. जोडी सैड, हाउ आर यू फीलिंग पा? कि भाई पा अपने फादर से पूछता है जोडी कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, भाई कैसे हो अब आप? जस्ट फाइन सन, ऑल डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर, बट वाजंट इट ए क्लोज शेव. वो कहता है कि हाँ, थोड़ा ठीक हूँ मैं, और भाई अच्छा हूँ मैं. ऑल डेथ, जो मौत थी, वो कहीं और अब एल्सवेयर मीन्स कहीं और चली गई. बट वाजंट इट ए क्लोज शेव, लेकिन मैं मतलब क्या इसे कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल से ही बचा हुआ, बाल बाल बचना. ओके, आई एग्री. अब जोडी कहता है हाँ, मैं सहमत हूँ आपके साथ. पेनी सैड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू कैप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड. पेनी कहता है कि मुझे तुम पर प्राउड है बच्चे, तुमने वही काम किया उस टाइम, तुमने शांति बनाए रखी, अपने हेड को शांत रखा, और तुमने वही काम किया जिस काम की उस टाइम नीड थी, उस टाइम ज़रूरत थी. मीन्स उसने उस हिरनी को मारने में उसकी मदद की, और उसके लीवर और हार्ट को अपने फादर के, उसको पॉइजन को ड्राउट करने के लिए वहाँ पर लगाया. पा, यस सन. पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फाउन? वो पूछता है अपने फादर से, क्या आपको उस डो और फाउन के बारे में याद है? रिकलेक्ट मीन्स याद, रिमेंबर. आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन. उसके जो फादर हैं वो रिप्लाई करते हैं यहाँ पर कि मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता. बिल्कुल बिल्कुल सर्टेनली बेचारी उस हिरनी ने मेरा जो जीवन है, मेरी जो लाइफ है, वो बचाई है. पा, द फाउन में बी आउट देयर येट. वो कहता है कि पा, जो फाउन है वो अब भी वहीं पर होगी, मतलब कि फाउन सॉरी बच्चा है, उसका छोटा बच्चा है, वो अभी भी बाहर हो सकता है. इट माइट बी हंग्री, वह भूखा होगा. एंड वेरी स्कार्ड, और बहुत ही डरा हुआ भी होगा, क्योंकि उसकी मदर की मार दिया गया था उसकी मदर को. आई सपोज सो, हाँ मेरा भी ऐसा ही अनुमान है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है. पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. अब जोडी कहता है कि पा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है. वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फाउन. क्यों ना मैं बाहर जाऊँ और उस फाउन को ढूंढूँ. एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसे यहाँ ले आएँ. एंड रेज इट मतलब पालन पोषण करना, और उसका पालन पोषण करें. पेनी ले क्वाइट स्टारिंग एट द सीलिंग. पेनी शांत लेटा रहा और छत को घूरता रहा. बॉय, यू हैव गॉट मी हैम्ड इन. हैम्ड इन मीन्स होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप किसी काम को चाहते हुए भी मना नहीं कर सकते. एक ऐसी सिचुएशन, तो उसके फादर कहते हैं कि बॉय, तुमने मुझे ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता. भाई तुम कह रहे हो कि फाउन को हम घर ले आते हैं क्योंकि उसकी माँ को हमने मार दिया है, तो भाई अब और उसका पालन पोषण करते हैं. तो कहता है कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, चाहते हुए भी मैं मना नहीं कर पाऊंगा. इट्स द सिचुएशन ऑफ हेम्ड इन. इफ़
won't take much to raise it. It want to take much to raise it, Pa. It will soon start eating leaves and acorns. वो कहता है वो जो जोड़ी है अपने फादर से कहता है इसको रेज करने में, इसको बड़ा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब इसका पालन पोषण करने में ज़्यादा वक्त नहीं होगा, ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर देगा क्या, ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स. एकॉर्न्स मतलब बादाम, सफ़ेद बादाम को यहाँ पर बोला गया है कि जल्दी पत्ते और सफ़ेद बादाम खाना स्टार्ट कर देगा. यू आर स्मार्टर दैन बॉयज़ ऑफ योर एज. अब उसके फादर कहते हैं तुम अपनी एज के जो दूसरे बच्चे हैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो. वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम. हमने इसकी माँ को लिया, मतलब हमने इसकी माँ को मारा और उसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, फाउन को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I would live to see another day. वो कहता है कि श्योरली अगर हम उसे भूखा मरने के लिए, स्टार्विंग के लिए हम उसे छोड़ देते हैं तो ये एक एहसान फरामोश होगी कि भाई हम उसके लिए एहसान फरामोश होंगे कि उसकी माँ की वजह से मेरी जान बची है, और अगर हम उस बच्चे को भूखे मरने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप होगा, बहुत बड़ी गलती होगी. और कहता है कि बेटा मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भाई जब उस रेटल स्नैक ने मुझे काटा तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं अब दूसरा दिन भी देख पाऊँगा या मैं ज़िंदा भी रह पाऊँगा. कैन आई राइट बैक विद मील व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. वो कहता है कि क्या मैं, मील व्हील एक है यहाँ पर कोई पर्सन है, क्या मैं मील व्हील के साथ जा सकता हूँ और उसे ढूंढ सकता हूँ. टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. वो कहता है कि तुम ये सब अपनी माँ को जाकर बता दो और कह देना कि मैंने तुम्हें परमिशन दी है, मैंने तुम्हें ये सब कहा है, वहाँ जाने के लिए मैंने कहा है. ही साइडल्ड बैक टू द टेबल. वह चुपके से, साइडल मतलब एकदम शांत रूप से, टेबल से उठता है एंड सेट डाउन. और बैक टू द टेबल मीन्स वह टेबल के पास, जो बाहर टेबल थी वहाँ पर चुपचाप वहाँ जाता है और सेट डाउन नीचे बैठ जाता है. डाइनिंग टेबल वगैरह इस टाइप से कुछ होगा. हिज मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन. वहाँ पर जो उसकी माँ है, पोरिंग मतलब किसी दूसरे बर्तन में डालना, उसकी माँ है जो सभी के लिए क्या कर रही है, वहाँ पर कॉफ़ी डाल रही है. ही सेड माँ पास इज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फाउन. वो कहता है कि माँ, पा ने कहा है, पा कहते हैं कि मैं फाउन को वापस लाने के लिए जा सकता हूँ, भाई मैं वापस फाउन को घर पे लेके आ रहा हूँ. सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर. उसने जो कॉफ़ी की पॉट ले रखा था, कॉफ़ी की केटली जिसमें कॉफ़ी थी, उसको वो बीच में ही रोक देती है, वहीं मतलब हवा में ही रोक देती है. वो पूछती है व्हाट फाउन, कौन सा हिरनी का बच्चा. द फाउन बिलोंगिंग टू द डॉ वी किल्ड, वी यूज द डॉज लिवर टू ड्राउट द पॉइजन एंड सेव पा. फिर अब जोड़ी बोलता है कि वो फाउन जिसकी माँ को हमने मार दिया था और उस डॉ का लिवर है वो हमने यूज किया था पा के पॉइजन को बाहर निकालने के लिए और उनको बचाया, उस मतलब उसकी माँ की वजह से ही पा की जान बची है या उनको बचाया. सी गैस्प्ड. गैस मतलब जोर, एक तेज़ सांस लेना. वह फिर हाँफने लगती है. सी गैस्प्ड, वह जोर से सांस लेती है. वेल फॉर पीटी सेक. वो कहती है ठीक है दया की खातिर. पासेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार. वो फिर कहता है जोड़ी अपनी बात को ही प्रूव करने के लिए कि पा कहते हैं कि अगर हमने उसे भूखे मरने के लिए छोड़ दिया तो ये हमारी कृतज्ञता होगी, अनग्रेटफुलनेस होगा, एहसान फरामोश हो जाएंगे हम अगर उसको हम भूखे मरने के लिए छोड़ देते हैं तो. डॉक विल्सन सेड. अब वहीं पर डॉक विल्सन बैठे हुए हैं टेबल पे, तो कहते हैं ही कैन, दैट्स राइट, वह ठीक है मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री, द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट. वो कहता है कि मैम जो ये बच्चा है सही कह रहा है, इस संसार में, इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है. नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री. इस संसार में हमें मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है. और ये बच्चा भी सही है, लड़का भी सही कह रहा है और उसके जो फादर हैं वो भी सही बात कह रहे हैं. मील व्हील सैड. वहीं पर मील व्हील भी है. वो कहते हैं
ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। वो कहते वह भाई जो जोड़ी है वो मेरे साथ जा सकता है और मैं उसको ढूंढने में, उस फाउन को ढूंढने में उसकी हेल्प करूँगा। शी सैट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, वह मतलब शी उसकी माँ, हेल्पलेसली मतलब मजबूर होकर के क्या करती है, नीचे अपने जो केटल उसके हाथ में थे ना, पॉट केतली को नीचे रखती है। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग टू एल्स टू फीड इट। वो फिर कहती है ठीक है, तुम उसे भाई जो तुम दूध पीते हो, वह जोड़ी से कहती है तुम उसे जो दूध जो तुम पीते हो वो उसे दोगे, हमारे पास और कुछ खिलाने के लिए नहीं है। भैया वो इसकी माँ को टेंशन हो जाती है कि भाई इतना नहीं थी उनकी इनकम कि जो दूध है उसके लिए स्पेशली फाउंड के लिए रखें। तो कहते जो तुम दूध लेते हो वो दूध हम उसे पिला देंगे और कुछ उसको खिलाने के लिए हमारे पास नहीं है। मीलविल सैड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। अब मीलविल फिर कहता है चलो आओ बच्चे, हम अब राइड करने का अरेंजमेंट करना है, मतलब कि अब हमें यहाँ से चलना है। माँ बैक्स्टर आस्क एंक्सली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। माँ बैक्स्टर है जो वो एंक्सली होती है, काफ़ी चिंता करती है, चिंतित होते हुए बोलती है यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, कहते हैं कि ज़्यादा दूर तो नहीं जाओगे ना। जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। जोडी कहता है कि मैं डिनर से पहले बिल्कुल श्योरली आ जाऊंगा। मीलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। माउंटेड मतलब चढ़ना, मीलविल अपने घोड़े पर चढ़ते हैं एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, और जोडी को भी अपने पीछे बैठा लेते हैं। ही सेड टू मीलविल, वह मीलविल से कहता है जोडी डू यू थिंक द फाउंड्स स्टिल देयर। वह पूछता है उससे कि आपको क्या लगता है कि फाउंड जो है वो जो बच्चा है हिरन का वो अब भी वहीं पर होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम उसे ढूंढने में, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। वह कहता है कि हाँ हम उसे ढूंढ लेंगे, अगर वह जीवित रहा, अलाइव है तो 100% हम उसे ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो इट्स ही। अब मीलविल को अचानक से फिर महसूस होता, पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता कि वह ही है, मतलब तुम उस बच्चे को ही क्यों कह रहे हो, शी क्यों नहीं कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि वो एक मतलब कि हिरन ही है। तो वो बताता है द स्पॉट वर ऑल इन ए लाइन ऑन ए डॉ फाउंड पासेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। कहते हैं जो उस के धब्बे थे ना, स्पॉट्स, वो एक ही लाइन में थे, और पा बताते हैं कि जो एक ये छोटे जो फाउन होते हैं इनके शरीर पर जो अगर वो डो है, मतलब छोटा हिरनी है, शिशु हिरनी आप कह सकते हो, अगर वो है तो उसकी जो स्पॉट्स हैं वो अलग अलग होते हैं, एक लाइन में नहीं होते। अगर वो स्पॉट्स एक ही लाइन में है तो इट मीन्स वो ही है, और अगर स्पॉट्स जो हैं वो एक लाइन में नहीं है, इधर उधर हैं, देन यू कैन से दैट इट्स द शी। इट्स द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, फाइंड इट ऑल्सो। सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट। Jody gave himself over to thoughts of the faun. They passed the abandoned clearly. अब जो जोड़ी है वो क्या करता है कि जोड़ी ने खुद को ही हिरने के बच्चे की विचार, मतलब उसके माइंड में जो आ रहे थे उसके तरफ ही सौंप दिया, खुद को उसी की हैंड ओवर कर दिया कि अब जो माइंड में आ रहा है आने दो। दे पास द abandoned clearly. अब वो कहाँ से गुजरे, बिल्कुल सुनसान रास्ते से, एकदम बिल्कुल सुनसान जगह है, वहाँ से वो गुजरते हैं, पास करते हैं। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल उत्तर की तरफ चलो। इट वॉज अप हियर दैट पा गोट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डॉग एंड आई सा द फाउन। कहते यही वो जगह है जहाँ पा को सांप ने काट लिया था, और यहीं पर हमने हिरने को मारा था, और यहीं पर मैंने उस छोटे बच्चे को, हिरने के बच्चे को मैंने देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। अचानक से जोडी अपने साथ अचानक से अब जोडी का मूड फिर चेंज हो जाता है, और वो मतलब नहीं चाहता था कि मिलविल जो है वो उसके साथ अंदर की तरफ जाए।
वो उसको बस वहीं कहता है कि यहीं रुक जाओ और मैं अंदर जाता हूँ जंगल की तरफ थोड़ा सा। वो नहीं, अनविलिंग था, उसके माइंड में नहीं था कि मिल व्हील भी उसके साथ जाए। क्यों नहीं जाए, इसका रीज़न देखिए। इफ़ द फाउंड वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, वो सोचता है कि अगर मुझे फाउंड नहीं मिला या वो मर गया हो या मैं उसे प्राप्त नहीं कर पाया, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। तो कहता है कि फिर अगर वह नहीं मिला तो जब जोडी जो निराश होगा तो वह अपनी निराश है जो वो दूसरों के सामने मतलब नहीं बता पाएगा कि भाई वो रो भी नहीं पाएगा। अकेला होगा तो रो सकता है, थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन मील व्हील के साथ सामने वो ऐसा नहीं कर पाएगा। एंड इफ़ द फाउंड वॉज देयर, और सपोज करो अगर फाउंड वहाँ पर मिल गया उसे, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और अगर अचानक से जोडी को फाउंड वहाँ पर मिल जाता है तो जो मीटिंग होगी वो इतनी प्यारी होगी, वो उस मीटिंग को इतना सीक्रेट रखना चाहता है कि वह अपनी उस मीटिंग को किसी के साथ भी, जो खुशी है उस मीटिंग फाउंड के साथ मिलने के बाद जो खुशी है, उस खुशी को वो किसी के साथ भी बांटना एंड्योर नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। 2 रीजन थे, ताकि वो यही रीजन थे जिसकी वजह से वो ये चाहता था कि जो मील व्हील है वो जोड़ी के साथ ना जाए। ही सेड, इट्स नॉट फार नाउ बट द स्कर्ब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट। अब जोड़ी क्या कहता है उससे कि तुम तो यहीं रहो, क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं है वो जगह, और स्कर्ब इज़ वेरी थिक, और जो झाड़ियाँ हैं ये भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। स्कर्ब मतलब झाड़ियाँ, हॉर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ बहुत गहरी है, और अब तो मैं पैदल भी जा सकता हूँ। आई कैन मेक इट ऑन फुट मतलब कि मैं पैदल भी जा सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस और गॉट बिटन बाई ए स्नेक टू। कहता है कि लेकिन मैं, अब मील व्हील है जो क्या रिप्लाई करता है, लेकिन मैं तुम्हें अकेले छोड़ने से डरता हूँ बच्चे। हो सकता है कि तुम गुम हो जाओ, रास्ता भूल जाओ, या किसी स्नेक के द्वारा काट लिए जाओ। आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फाउंड। वो कहता है मैं ध्यान रखूँगा, और इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फाउंड, कि मुझे अब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उसको ढूंढने में, फाउंड को ढूंढने में। इफ़ ही इज़ वंडर्ड, अगर वह इधर उधर घूमता रहा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिल जाएगा। लीव मी ऑफ राइट हेयर, मुझे अब यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। तो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम अब अपना ध्यान रखना, एंड यू नो नॉर्थ है, और तुम यहाँ से उत्तर जानते हो, मतलब नॉर्थ जानते हो, नॉर्थ यहाँ है और पश्चिम और ईस्ट इधर, मतलब वो थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बताता है मील व्हील, ताकि जो जोड़ी है वो फॉरेस्ट में गुम ना हो जाए। देयर एंड देयर दैट टाल पाइन मेक्स ए बियरिंग। अब क्या होता है, इससे आगे एक बड़ा सा पाइन ट्री है, बहुत बड़ा ताड़ का एक वृक्ष होता है, बड़ा ट्री है, जो बताता है कि इस ट्री को तुम देख लेना और यही तुम्हें क्या देगा, बियरिंग मतलब कि जो डायरेक्शन बताता है, एक बताएगा, इस पेड़ को देखना, इसी से तुम्हें पता चल जाएगा कि इधर नॉर्थ है और इधर ईस्ट है। ठीक है, आगे है, सो लॉन्ग मील व्हील आई एम ऑब्लाइज, तब तक मील व्हील मैं आभारी हूँ, कि मैं तुम्हारा ऑब्लाइज्ड हूँ, मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ, कि तुम्हारा एहसानमंद हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूज टू एंड देन कट टू द राइट। उसने, किसने, जोड़ी ने, पशु जो होते हैं ना, हूस मतलब उनके जो पैरों के निशान होते हैं, आप हिंदी में बोल सकते हैं खुर वगैरह, तो पशुओं के जो खुरों की आवाज़ आती रहती है, चल रहे होंगे वहाँ पर, उसका वेट करता है कि जब ये शांत हो जाएंगी तब मैं अंदर जाऊँगा। देन कट टू द राइट, फिर वह राइट तरफ चल दिया। द स्कर्ब वाज स्टिल, झाड़ियाँ अभी भी थी, आगे रास्ते में भी झाड़ियाँ थी। ओनली हिज ऑन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, बहुत साइलेंट था वहाँ पर, बिल्कुल शोर नहीं था। सिर्फ किस चीज़ की अब आवाज़ थी कि जब वह चल रहा था तो उसके चलने से, उसके पैरों से जो ट्विग्स हैं, सूखी हुई जो टहनियाँ हैं, जब वो मतलब कि दबती हैं, क्रैकल होती हैं, क्रैकलिंग मीन्स जब वो ट्विग्स की आवाज़ें होती हैं, टहनियों को जब आप पैरों से रोनते हो तो जो आवाज़ें होती हैं, वही आवाज़ बस वहाँ पर आ रही थी, उस साइलेंट को तोड़ रही थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction,
और फिर वह सोचता है इस चीज़ को कि थोड़ी देर के लिए सोचता भी है कि कहीं उसने कोई गलत डायरेक्शन तो नहीं ले ली, कहीं वह गलती से दूसरी डायरेक्शन की तरफ जा रहा हो, उधर फाउंड हो ही ना। देन अ बजर्ड ड्रॉज इन फ्रंट ऑफ हिम। बजर्ड क्या होता है कि ए लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। तभी वहाँ पर उसे क्या दिखता है, बजर्ड, मतलब कि वहाँ पर बहुत सारे उसे गिद्ध होते हैं ना, जिनकी जो मतलब मरे हुए पक्षियों को खाते हैं, इस तरह से वहाँ पर एक गिद्ध की तरह बहुत बड़ा वल्चर टाइप पक्षी उसे दिखता है, उसके सामने खड़ा हो गया था और हवा में वो पंख फड़फड़ा रहा था, ठीक है। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, फ्लैप्ड मतलब पंख फड़फड़ाना। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, वह अब ओक्स के जो पेड़ होते हैं उसके नीचे खुले में आ गया। बजर्ड सैट इन ए सर्कल अराउंड द कैरकेस ऑफ द डो, और जो वो बजर्ड थे, पक्षी थे, जो ये जो हिरनी मरी हुई थी ना, उसके चारों तरफ बैठे हुए थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कारनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। वे क्या कर रहे थे वहाँ पर, जो पक्षी बैठे हुए थे हिरनी के चारों तरफ, उन्होंने अपने सिरों को, अपनी लंबी गर्दन, उनकी गर्दन लंबी होती है, मोड़ा हुआ था, उसकी तरफ मतलब बार बार क्या कर रहे थे, हिशिंग भी कर रहे थे, फुंकार भी रहे थे, बार बार आवाज़ भी कर रहे थे। ही थ्रू हिज बो एट दैम, उसने अपना एक मतलब कि क्या किया, उसने एक बो, BOUGS, एक टहनी उनकी तरफ फेंकी ताकि वो पक्षी उड़ जाएं। और तो फिर उसके बाद क्या होता है, एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और तभी वे सब उड़ गए और एक पेड़ पर ही उड़कर वहाँ पर बैठ गए, पास में एक पेड़ था, उस पर जाकर बैठ गए। द सैंड शॉड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। जो अब क्या होता है वहाँ पर, उसे क्या दिखता है कि मिट्टी पर बड़ी बिल्ली के, बहुत बड़ी कैट है, उसके निशान, पैरों के निशान दिखते हैं, लेकिन बड़ी बिल्लियों तो अभी ताज़ा जो निशान है उनको एंड भी कर दिया होगा। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, और उन्होंने हिरनी को मरे हुए पक्षियों के पास छोड़ दिया होगा। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस, मतलब इसमें ये लाइन फिर से देखिए, द सैंड शॉड लार्ज कैट प्रिंट्स, भाई जो वहाँ पे रेत है, रेत पर क्या दिखाई देता है, बड़ी बिल्ली के निशान थे, लेकिन बड़ी बिल्ली, वो सोचता है कि जो बड़ी बिल्लियाँ हैं उन्होंने तो जो निशान अभी बने होंगे ना, उनको हटा भी दिया होगा, क्योंकि भाई उस बच्चे के फाउन के निशान हट भी गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पक्षी भी तो आ गए थे ना। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फाउन, वह अब क्या करता है कि ही पार्टेड द ग्रास, द प्लेस, जो उस जगह पर घास पड़ी थी उसको वो वहाँ से पार्टेड करता है, हटाता है, जहाँ पर उसने क्या देखा था, वेयर ही हैड सीन द फाउन, जहाँ पर उसने उस छोटे से बच्चे को देखा था। इट डिडंट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, यह उसे ऐसा लग रहा था कि लगता ही नहीं कि केवल भाई कल की ही बात है, उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। द फाउन वॉज नॉट देयर, फाउन वहाँ पर नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, वह उसने उस स्थान के चक्कर लगाए, चारों तरफ घूमता रहा कि कहीं तो फाउन मिले। एंड आफ्टर दैट देर वॉज नो साउंड नो साइन, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी, कोई निशान नहीं था। ही द बजर्ड क्लैक्ड देयर विंग्स, सिर्फ वहाँ पर क्या थे, गिद्ध की तरह जो दिख रहे थे ना पक्षी बजर्ड, वो बस वो अपनी पंखों को फड़फड़ा रहे थे। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, ताकि वो दोबारा से अपने काम पर आ सकें। इम्पेशेंटली मतलब बिना धैर्य के, बहुत जल्दी में थे वो, कि जल्दी से लड़का इधर उधर हो तो हम फटाफट उस हिरने के पास आए और दोबारा से उसे नोचने लगे, उसे खाने लगे। इसके बाद है ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फाउन हैड एम्ड्स द एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स। उसके बाद क्या होता है कि अब उसके बाद जो वो बच्चा है उसे कोई भी मतलब वहाँ पे ना तो कोई आवाज़ आती है, ना कोई साइन नज़र आता है, और अचानक से फिर जो पक्षी हैं, बजर्ड हैं, वो दोबारा से उसी बिज़नेस पर आने की तैयारी में लग जाते हैं कि जल्दी से बच्चा जाए तो हम दोबारा से उसके फ्लैश को खाएं। अब वह उसी स्थान पर फिर से लौटता है जहाँ पर उसे उस हिरने का बच्चा उसे दिखाई दिया था। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, उसने वहाँ पर क्या देखा, स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, उसने फिर रेत पर जो चिन्ह थे, किसके चिन्ह थे, छोटे छोटे हूफ्स के, मतलब कि छोटे छोटे खुरों के, उसको निशान दिखाई दिए, और उसने उन्हें पहचान लिया, जोड़ी ने पहचान लिया कि खुर के निशान किसके हैं, उसी फाउन के हैं।
The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. रात में जो बारिश हुई थी उसने बिल्ली और जो बजर्ड हैं इन पक्षियों के अलावा सभी के जो मार्क थे उनको वहाँ से हटा दिया था. Then बेटा it has completed second comprehension of the chapter, and tomorrow we will read the further, and then we will expose all the suspense about fawns, whether Jodi found it or not. Then till thanks.